हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 7 दैट इज नेशनल इनकम उसके टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 69। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स रीड। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम we include only value of final goods and services in order to dash। मतलब हम सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू ही कंसिडर करते हैं। और वो क्यों करते हैं, ये हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। लेट अस सी। मेक कंप्यूटेशन इजियर, अवॉइड डबल काउंटिंग, मैक्सिमाइज नेशनल वेलफेयर, इवेल्युएट द टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ नेशन। अभी आप बताइए, हमने ये बहुत बार देखा है, एग्जाम्पल से देखा हुआ है अपने। व्हाई डू वी डू दिस? टू अवॉइड डबल काउंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम डबल काउंटिंग नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू होती है वो कंसिडर करते हैं। ऑलराइट, आगे। एनडीपी इज ऑब्टेन्ड बाय डैश। एनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये कैसे मिलता है हमें? जब भी हम जीडीपी से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो यहां पे हमारा आंसर आएगा डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी। ऑलराइट बच्चों, दिस अप्लाइज फॉर नेट नेशनल प्रोडक्ट आल्सो। नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? जीएनपी से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा। राइट, एंड प्लीज रिमेंबर, व्हेनेवर आप इस तरह से एग्जाम में कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस लिख रहे हो, आपको सिर्फ एक वर्ड लिख के नहीं आना है। यू हैव टू कॉपी दिस एंटायर सेंटेंस। ये पूरा सेंटेंस लिखोगे, एंड में आप यहाँ पे इस तरह से ब्लैंक करके, एंड देन यू आर गोइंग टू राइट ऑन दैट, सो दैट इट इज अंडरस्टूड दैट आप फिल अप क्या कर रहे हो। गेटिंग इट? आपको वन वर्ड लिख के नहीं आना है, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, आगे। इन इंडिया नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड यूजिंग डैश। अब हमने ये जो तीनों मेथड्स देखे थे, तब हमने पढ़ा था दैट इंडिया में नेशनल इनकम इज प्राइमरीली मेजर्ड यूजिंग द इनकम एंड आउटपुट मेथड। तो आंसर हमारा आएगा डी। आगे चलो, आगे। कंप्लीट द कोरिलेशन। फर्स्ट, डैश इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये फॉर्मूला दिया गया है हमें, एंड उसका कोरिलेशन क्या है? GNP नेशनल प्रोडक्ट इज C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। सो दिस इज वेरी वेरी इजी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑलराइट, आगे। आउटपुट मेथड इज डैश, इनकम मेथड इज फैक्टर कॉस्ट मेथड। सो इनकम मेथड को हम फैक्टर कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। तो आउटपुट मेथड को दूसरा नाम क्या है? आउटपुट मेथड का दूसरा नाम है इन्वेंट्री मेथड। तो यहां पे हम लिखेंगे इन्वेंट्री मेथड। अगेन बच्चों, सिर्फ एक वर्ड लिख के नहीं आना है, इस तरह पूरा हमें क्वेश्चन कॉपी करना है, एंड देन इस तरह हम इसे अंडरलाइन करके हमारा आंसर लिखेंगे। गेटिंग इट? थर्ड, theoretical difficulty is transfer payments. So difficulties in measurement of national income वाले लेक्चर में हमने देखा था that transfer payment is one of the theoretical difficulties. तो valuation of inventories ये किस तरह का difficulty हो जाएगा? This is practical difficulty. Practical difficulty. All right, let's move to the next question. Question number 3. रॉन्गली मैच्ड पेयर क्या है इसमें से? फर्स्ट, नेशनल इनकम कमिटी 1949, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इनकम मेथड में नेशनल इनकम इज रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड डी है एक्सपेंडिचर मेथड में नेशनल इनकम इज रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अब ये चारों में से बच्चों बताइए विच वन इज द रॉन्ग पेयर? ये बाकी सब सही है, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड में यहाँ पे ये कोई एक्सपेंस थोड़ी ना है। हमारा फॉर्मूला क्या था एक्सपेंडिचर मेथड का? एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, हमारा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स एंड नेट रिसीट्स का हम एडिशन करते हैं। अब जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से इनकम कैलकुलेट करते हैं, बच्चों याद करिए वो वाला लेक्चर, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारा एक्सपेंस जो भी रहेगा एज ए नेशन, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हमारा नेट एक्सपोर्ट्स एंड हमारे नेट
receipts, इन सब का हम टोटल करते हैं. So this is the odd one out here. Alright, so हमारा आंसर आएगा 4. ठीक है. Now let's move to the next question. Identify and explain the following concepts. First one, Vrinda receives monthly pension of 5,000 from the state government. अब वृंदा को पेंशन मिल रहा है. अब इस पेंशन के बदले में वृंदा ने क्या कोई सर्विस प्रोवाइड की है? नहीं. अब तो वो रिटायर हो चुके हैं, तब जाके पेंशन मिल रहा है. तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह आपको लिखना है. कॉन्सेप्ट इज ट्रांसफर पेमेंट एंड एक्सप्लेनेशन आपको पॉइंट वाइज लिखना है. नंबर 1, ट्रांसफर पेमेंट रिफर्स टू वन वे पेमेंट ऑफ मनी फॉर विच नो मनी गुड और सर्विस इज रिसीव्ड इन एक्सचेंज. तब आप जाके हम उसे ट्रांसफर पेमेंट कहेंगे. अगर हमने कुछ सर्विस दिया है, उसके बदले में पैसा मिलता है, तो वो तो इनकम हो जाता है हमारा. लेकिन हमने कोई फिलहाल सर्विस नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमें पेंशन मिल रही है. सो दैट बिकम्स हमारा ट्रांसफर पेमेंट. गवर्नमेंट यूजेस ट्रांसफर पेमेंट्स एज मीन्स ऑफ इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन. मतलब जो जो जरूरतमंद सेक्शंस है सोसाइटी के, उनको पैसा रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, इसीलिए इस तरह के ट्रांसफर पेमेंट्स किए जाते हैं. एग्जाम्पल, पेंशन, स्कॉलरशिप्स, ग्रांट्स एटसेट्रा. हेंस दिस इलस्ट्रेशन वेयर, अभी आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है बच्चों, वो आपको यहाँ पे वापस कहना है. वेयर वृंदा रिसीव्स मंथली पेंशन ऑफ 5,000 फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट. इस तरह एवरी टाइम जब भी आपको आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट आएगा, आपका जो लास्ट लाइन है वो होना चाहिए व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट यू फील इज द कॉन्सेप्ट. ओके, तो समेशन होगा, कंक्लूजन होगा आपके लास्ट पॉइंट में. गेटिंग इट? ओके, नेक्स्ट. वीरू kept aside 100 kgs out of 500 kgs of wheat produced in his farm for his family. अब फैमिली के लिए ये बहुत बार हम देखेंगे, जो फार्मर्स है, they are going to keep aside some portion. इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेल्फ कंजम्पशन. लेट अस सी हमारा आंसर नंबर 2 किस तरह लिखना है. कॉन्सेप्ट सेल्फ कंजम्पशन. एक्सप्लेनेशन पॉइंट नंबर 1, सेल्फ कंजम्पशन refers to that part of the total produce. It is a part of the total produce. पूरा 500 किलो प्रोड्यूस किया था, लेकिन 100 केजीज उसका ही एक हिस्सा है. तो आपको लिखना है इट इज अ पार्ट ऑफ द टोटल प्रोड्यूस ऑफ अ प्रोड्यूसर which he uses for his own consumption. This part is not supplied in the market. Hence, अभी आप क्या करोगे, वापस आपका जो क्वेश्चन है वो रिपीट करोगे. Hence, this illustration where Viru kept aside 100 kgs out of 500 kgs of wheat refers to self-consumption. Right? Next. Sheetal purchased wheat flour for her bakery from the flour mill. अभी देखो उसने क्यों परचेज किया है? उसके बेकरी के लिए. मतलब उसने खुद का जो बिजनेस है उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल खरीदा है. तो इस कॉन्सेप्ट को बच्चों हम कहते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर incurred by an entrepreneur or a private entity on raw materials, machinery, etc. for manufacture of goods and services is called private investment expenditure. Hence, in this illustration, where she is purchasing wheat flour for her bakery from the flour mill is an example of private investment expenditure. आगे, Shobha collected data regarding the money value of all final goods and services produced in the country for the financial year 2018-19. सारे जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उनका डेटा कलेक्ट किया. मतलब उसने क्या किया, हम क्या कहेंगे, यही तो चैप्टर है हमारा. मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग आउटपुट मेथड, या उसका नाम है प्रोडक्ट मेथड. राइट? तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के जब हम वैल्यू को ऐड करते हैं तो हम कहते हैं आउटपुट मेथड हमने यूज की है फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. राइट? तो एक्सप्लेनेशन क्या है, लेट अस सी. मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय समिंग, मतलब एडिशन करना, द इकोनॉमिक वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज produced in a particular financial year is a measure of national income by the product method. Hence, in this illustration, where Shobha collected data regarding the money value of all final goods and services refers to
national income by output method. All right. Last, Rajendra has a stock of 500 gel pens in his shop, which includes 200 gel pens produced in the previous financial year. अभी 500 है, लेकिन पिछले साल के प्रोडक्शन के 200 उसमें से है, राइट? तो इस साल के 300 और पिछले साल के 200 ऐसे स्टॉक में है. तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? इसे हम कहते हैं बच्चों, दिस इज आवर इन्वेंट्री. लेट अस सी कॉन्सेप्ट इन्वेंट्री. एक्सप्लेनेशन. इन्वेंट्री रिफर्स टू द स्टॉक, किस चीज का? ऑफ रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फाइनल गुड्स lying unsold in the stock of producers. जो भी हमने बेचा नहीं है, ऐसा हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है उसे हम कहते हैं इन्वेंट्री. Hence in this illustration, wherein again we are going to repeat this, wherein Rajendra has a total stock of 500 gel pens in his shop, which includes 200 gel pens produced in the previous financial year, is an example of inventory. Is this clear? आपको किस तरह से ये क्वेश्चंस लिखने हैं बच्चों? The concepts are very very easy. अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं तो ये बहुत इजी जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट्स. वन लाइन के एक्सप्लेनेशंस है बच्चों, बहुत स्कोरिंग है. प्लीज एंश्योर दैट आप जो कॉन्सेप्ट है वो बराबर से लिखे. प्रेजेंटेशन आपको पॉइंट वाइज करना है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम. तो इसका हमने अलग से एक लेक्चर देखा हुआ है बच्चों. यू कैन गो थ्रू दैट लेक्चर. आई एम गिविंग द लिंक हियर. Explain the importance of national income and features of national income. तो ये भी हमने देखा हुआ है बच्चों. You can go through those lectures. I am giving the link here. Next question क्या है देखो. Explain the concept of green GNP. अब green GNP क्या होता है बच्चों? हम जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तब हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज देख रहे हैं, लेकिन इस प्रोडक्शन में जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं वो हम इग्नोर कर देते हैं. साइड इफेक्ट्स कैसे हैं? जैसे बहुत सारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं बिकॉज इतने फैक्ट्रीज, इतने इंडस्ट्रीज है, तो ये कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं एनवायरमेंट में. तो ये जो ग्रीन जीएनपी है इट मेजर्स दैट. ओके, सो लेट अस सी ग्रीन जीएनपी का क्या मतलब होता है इन द प्रेजेंट सिनेरियो. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ग्रीन जीएनपी. लेट अस अंडरस्टैंड. ग्रीन जीएनपी इज डिफाइंड एज एन इंडिकेटर of sustainable use of natural environment and equitable distribution of benefits of development. दो चीजें हैं. आपका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसका सस्टेनेबल यूज करो, ठीक तरह से यूज करो, उसका ऑप्टिमम यूज करो, लेकिन पोल्यूशन ज्यादा मत करो. एंड सेकेंडली आपका जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, जीएनपी डज नॉट कंसिडर द कॉस्ट resulting from productive activities in terms of environmental pollution and depletion of natural resources. ये तो हम कंसिडर ही नहीं करते हैं ना कहीं पे भी. हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू देख रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास क्या नुकसान हो रहा है वो तो इस कैलकुलेशन में कहीं नहीं आता है, राइट? तो इसीलिए ग्रीन जीएनपी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया. सो mere rise in GNP will not reflect improvement in the quality of life if it increases environmental pollution or reduces the available resources for future generations. जैसे कि हम आज की स्थिति देख रहे हैं बच्चों, बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, फैक्ट्रीज आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है, हमारा एयर क्वालिटी कितना कम हो रहा है. देखिए दिल्ली में क्या स्थिति है, इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है. तो कहीं ना कहीं ये जो डेवलपमेंट है उसके साइड इफेक्ट्स हम देख रहे हैं. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है और नेचुरल रिसोर्सेज भी डिप्लीट हो रहे हैं. दोनों भी चीजों का अगर हम बैलेंस नहीं कर पाए तो इस तरह के डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं है. Therefore, green GNP has been introduced while measuring economic welfare. क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हमें अच्छी चाहिए, सिर्फ बहुत सारा डेवलपमेंट नहीं चाहिए, लेकिन साथ साथ क्वालिटी भी हमारी बेटर होनी चाहिए लाइफ की. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन जीएनपी. सबसे पहला, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज development which does not cause environmental degradation and depletion of natural resources. तो डेवलपमेंट इस तरह होनी चाहिए. सेकेंड पॉइंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स. एंड थर्ड, प्रमोट्स इकोनॉमिक वेलफेयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जब हम एक वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच लेके आते हैं हमारे कैलकुलेशंस में तो हम इसे कहेंगे दिस इज ग्रीन जीएनपी. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमें नहीं चाहिए, अवेलेबल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो, लेकिन डिप्लीशन नहीं होना चाहिए,
एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द सोसाइटी। ठीक है, तो किस तरह मेजर करते हैं देखिए, ग्रीन जीएनपी इज, जीएनपी जो भी आपने कैलकुलेट किया है उस जीएनपी से क्या माइनस करोगे, नेट फॉल इन द स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल, मतलब रिसोर्सेज कितने आपके कम हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज वो आप माइनस करोगे, एंड पोल्यूशन लोड आप माइनस करोगे। दैट ये सब जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है उसके वजह से किस तरह अलग अलग एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, ये सब आप माइनस करोगे तो आपको ग्रीन जीएनपी मिल जाएगा। इज दिस वेरी वेरी क्लियर बच्चों? अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहा है, डू हिट द लाइक बटन, do subscribe and do share these lectures with your friends and colleagues. बच्चों, in a classroom setup, I can understand from your expressions that how are you finding the lectures. But in this particular setup, it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. Okay, chalo. Let's move to the next question. Question number 6. State with reasons whether you agree or disagree with the following statements. अब बच्चों प्लीज रिमेंबर, आपका क्वेश्चन क्या है? अग्री और डिसअग्री पूछा गया है, तो जब आप आंसर लिखते हो ट्रू और फॉल्स नहीं लिखना है आपको. You have to say yes I agree or no I do not agree. Okay, this is a false statement, this is a true statement. इस तरह नहीं लिखेंगे, जो पूछा गया है उसी तरह आपको आंसर करना है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर मेनी थियोरेटिकल डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. अब बच्चों थियोरेटिकल डिफिकल्टीज हमने ऑलरेडी एक लेक्चर में कवर किए हैं. आई हैव आल्सो गिवन यू ऑल अ शॉर्ट कोड टू रिमेंबर दिस. किसको याद है वो शॉर्ट कोड, मुझे जरूर बताइए आप नीचे कमेंट सेक्शन में. वी हैड सीन ऑल द थियोरेटिकल डिफिकल्टीज सच एज ट्रांसफर पेमेंट्स, सेल्फ कंजम्पशन, इलीगल इनकम एटसेट्रा. ये सारे आपको यहाँ पे लिखने हैं, दैट दीज आर द थियोरेटिकल डिफिकल्टीज. ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए दैट इसका शॉर्ट कोड क्या था. ऑलराइट, नेक्स्ट, अंडर आउटपुट मेथड वैल्यू एडेड अप्रोच इज यूज्ड टू अवॉइड डबल काउंटिंग. ये तो हमने इस चैप्टर का क्रक्स है बच्चों, दैट हमें डबल काउंटिंग करना ही नहीं होता है नेशनल इनकम में. ऑलराइट, तो ये जो वैल्यू एडेड अप्रोच है ये हम यूज इसलिए करते हैं कि डबल काउंटिंग ना हो. सो यू हैव टू से दैट यस आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट, और एक्सप्लेनेशन आपको देखिए किस तरह से लिखना है. यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट. नंबर 1, व्हाट इज डबल काउंटिंग, पहले तो वो आप एक्सप्लेन करिए. डबल काउंटिंग अकर्स व्हेन कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय अ बिजनेस टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स are included in the computation of a nation's GDP. मतलब आपने इंटरमीडिएट गुड्स भी इंक्लूड कर लिए और फाइनल गुड्स भी इंक्लूड कर लिए, तो डबल काउंटिंग कहलाएगा. ओके, अकॉर्डिंग टू आउटपुट मेथड वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इज इंक्लूडेड. हर एक स्टेज पे जितना वैल्यू आप ऐड करोगे वो हम इंक्लूड करते हैं. कैसे होता है ये देखिए, वैल्यू एडेड इज वैल्यू ऑफ द फाइनल आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट. हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होगा, बस वो वैल्यू एडिशन को हम ऐड करते रहेंगे. ओके, तो जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें से इनपुट की वैल्यू को हम हर स्टेज पे माइनस करते हैं. ठीक है, thus GNP is obtained as the sum total of values added by all different stages of production process till the final output is reached in the hands of the consumers to meet the final demand. ओके, तो देखिए मैंने इस तरह से आपके लिए एक टेबल बनाया हुआ है. लेट अस गो थ्रू द टेबल. जो शुगर केन है वो फार्मर्स ग्रो करते हैं, तो उनके लिए जो इनपुट का वैल्यू है दैट इज 0, लेकिन जो आउटपुट है वो कितने पे दे रहे हैं आगे, दे आर गिविंग इट टू द मैन्युफैक्चरर से एट ₹30. ओके, तो इस फर्स्ट स्टेज पे वैल्यू एडिशन कितना है, 30 माइनस 0 दैट इज 30. अब जब ये शुगर केन आ जाता है मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चर के लिए वैल्यू ऑफ इनपुट क्या है 30, और से उसने बेचा है 50 रुपीज पे, तो ये जो 50 माइनस 30 है दैट इज 20, दैट इज वैल्यू एडेड एट दिस स्टेज. नेक्स्ट ही इज गोइंग टू गिव इट टू द रिटेलर. अभी रिटेलर का इनपुट का वैल्यू तो 50 है, से उसने बेचा वो 60 पे, तो यहाँ पे 10 रुपए का वैल्यू एडिशन हो गया. राइट, तो हर एक स्टेज पे हम देख रहे हैं दैट कितना वैल्यू ऐड हो रहा है, और सिर्फ वो वैल्यू को हम ऐड करेंगे, फाइनल आउटपुट को नहीं ऐड कर रहे. ओके, बिकॉज डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए. राइट,
तो जैसे जैसे वैल्यूज को हम ऐड करते हैं एट द एंड वी गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे एक चेक अगर हमें करना है तो हम इस तरह कर सकते हैं दैट ये जो है दिस हैज टू बी इक्वल टू द लास्ट वैल्यू, फाइनल आउटपुट का जो भी वैल्यू है दैट हैज टू बी इक्वल टू द वैल्यूज एडेड एट ईच स्टेज, राइट। तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है बच्चों। इन द गिवन एग्जांपल farmer produces and sells sugarcane for 30 to the sugarcane manufacturer. Sugar manufacturer sells sugar for 50 to the retailer, and retailer sells sugar at 60 to final consumer. So value added by the farmer is 30, by the manufacturer is 20, and by the retailer is 10. That is total of 60 is included in the national income. Right? लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, conclusion आपको लिखना है। Thus, under the output method, value added approach is used to avoid double counting. Okay? And last question क्या है? Let us read. Answer in detail. Explain practical difficulties involved in measurement of national income and explain the income method and expenditure method of measurement of national income. तो बच्चों इन दोनों का डिटेल में मैंने लेक्चर्स लिए हैं. I have also given you all short codes to remember all the points. Please go through those lectures. I'm giving the link here. I hope बच्चों यहाँ तक आपको सब कुछ बहुत अच्छी से समझ गया है. I am ensuring that I solve all the exercises from your textbook so that आपको clearly समझे that exam में आपसे क्या expected है, किस तरह आपको point wise answers लिखने हैं. Ensure that you go through all these solved exercises बच्चों. These will help you to build your confidence for recalling during your board exams. सारे textbook के exercises आपको यहाँ पे playlist में मिल जाएंगे बच्चों. Go through those to make the most of these lectures. मिलती हूँ आपको अगले videos में. Till then, take care. Bye-bye.